मेरे प्रिय दोस्तों, यह एक लेखक के द्वारा लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। इसे आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। एपिसोड 21। राणा मैंशन में आर्या के साथ कुछ देर बात करने के बाद शौर्य सबसे विदा लेकर निकल गया। उसके पास कोई गाड़ी नहीं थी, ना कार थी ना बाइक, तो वह पैदल ही बाहर निकला। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक टैक्सी रोकी और अपने होटल की ओर जाने लगा। टैक्सी कुछ दूरी तक ही गई थी, तभी कुछ काली गाड़ियों ने टैक्सी को घेर लिया और टैक्सी रुकवा दी। ड्राइवर, जो बहुत डर गया था, वह हड़बड़ी में सामने खड़े आदमियों को देखने लगा जो अभी उन गाड़ियों से निकले थे। तभी शौर्य उस ड्राइवर से बोला, चाचा आप अपनी गाड़ी लेकर यहां से चले जाइए, ये लोग मेरे लिए आए हैं। इतना कहकर शौर्य ने कुछ पैसे निकाले और ड्राइवर को दे दिए। जब टैक्सी वहां से चली गई तो शौर्य ने बड़े आराम से अपनी गर्दन को चटकाया, फिर अपनी उंगलियां चटकाए और उन लोगों को देखकर बोला, तुम कुछ बोलो या फिर मुझ पर सीधे हमला करो। मैं जानना चाहता हूं उस महान आत्मा का नाम जिसने दिया है तुम्हें ये काम। अबे ये तो राइमिंग बन गया, शौर्य ने फर्ज हंसते हुए कहा। तभी उस ग्रुप का लीडर बोला, बच्चे चुपचाप हमारे साथ चलो वरना हम तुम्हें चलने के लायक नहीं छोड़ेंगे। और रही बात हमारे काम देने वाले का नाम जानने की, तो हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते। तभी शौर्य की मुस्कान और चौड़ी हो गई और वह बोला, अच्छा तो तुम मुझे नाम नहीं बता सकते तो फिर ठीक है। तभी शौर्य अपनी जगह से गायब हो गया और सबको पीछे से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। जब सबने पीछे मुड़कर देखा तो उनका एक साथी जो सबसे पीछे था अब जमीन पर गिरा हुआ था और उसके सीने में एक छेद हो चुका था। तभी एक और आवाज सुनाई दी तो उनका दूसरा साथी भी उसकी तरह मारा हुआ था। जब लीडर ने ये देख तो अपने आदमियों को बोला, सब चौकन्ना हो जाओ, वो लड़का बहुत तेज है, हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना है। तभी उस आदमी के बगल वाला आदमी नीचे गिर गया और फिर उठा नहीं। जब उनके 3 साथी मारे गए तब उन्हें हालात की गंभीरता समझ में आई। तभी लीडर बोला, रुक जाओ, हम तुम्हें यहाँ सिर्फ लेने आए थे, हमारा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जब लीडर ने ये कहा तो शौर्य फिर उनके सामने दिखाई दिया। जिस तरह शौर्य उसी सामने आया वह लीडर सोचने लगा, ये किस शैतान से हमने पंगा लिया है, ये तो सीधा जान पे उतर आता है। भाई सिर्फ घायल कर देता तो भी ठीक था, लेकिन ये सीधा ऊपर पहुंचा देता है, क्या इसे कानून का डर नहीं है। तभी शौर्य बोला, तो बोलो अब तुम्हें किसने भेजा है। तभी लीडर डरते हुए बोला, भाई हम तो किरण भंडारी ने भेजा था, उसने हम आपको उठाकर एक गोदाम में लाने के लिए कहा था। हमारा काम बस इतना ही था, इसके आगे हम नहीं जानते। ये तो साला लड़की का चक्कर निकला। ठीक है चलो आज उसे मिल लेते हैं। इतना कहकर शौर्य उनकी गाड़ी में बैठ गया। जब से शौर्य ने साधना करना शुरू किया है उसका व्यक्तित्व पूरी तरह बदल गया है। उसका समाज में बर्ताव एकदम बेफिक्र और निडर बन गया था। जो पहले कोई भी काम करने से पहले बहुत सोचता था, आज उसने वो छोड़ दिया है। इधर भंडारी कॉरपोरेशन के गोदाम में एक मध्यम उम्र का आदमी और एक हाथ टूटा हुआ लड़का जिसका हाथ प्लास्टर में लपेटा हुआ था इधर उधर फेरे लगा रहे थे, मानो वो किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी गोदाम के बाहर गाड़ियों की रुकने की आवाज आई। उनके 4 आदमी उन गाड़ियों से नीचे और उनमें से एक ने जाकर एक गाड़ी का दरवाजा खुद अपने हाथ से खोला। तभी उस गाड़ी से शौर्य नीचे उतारा। तभी वह मध्यम उम्र का आदमी उसके आदमियों से बोला, बाकी 3 लोग कहाँ हैं। तभी एक आदमी ने पिछली गाड़ी की ओर इशारा किया। वह मध्यम उम्र का आदमी वहां तुरंत चला गया। उसने देखा कि गाड़ी में 3 लाशें रखी हुई थी। उसे देखकर उस आदमी के पैर कांपने लगे थे। तभी पीछे से उसे सुनाई दिया कि वह हाथ टूटा हुआ लड़का चिल्ला रहा था, साले आखिर तू आज मेरे हाथ में आ गया ना। 2 कौड़ी की तेरी औकात नहीं और तू मेरी आर्या से शादी करने चला था। आज मैं तेरे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगा। मैं भी देखता हूं कि अपाहिज से आर्या कैसे शादी करती है। आज मैं तुम्हें वो दर्द दूंगा जो तुमने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। वह अपने आदमियों को देखते हुए बोला, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दो और बाहर फेंक दो। ऐसा बोलकर वह पीछे जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। तभी वह मध्यम उम्र का आदमी दौड़कर सामने आया और बोला, रुको, ऐसा कुछ मत करना, पहले मैं उससे बात करता हूँ। वह आदमी शौर्य के सामने आया और खुद की पहचान बताते हुए बोला, मेरा नाम किशन भंडारी है, मैं किरण का पिता हूँ। मुझे पता नहीं तुमने मेरे बेटे का हाथ क्यों तोड़ा था, लेकिन क्या तुम मुझे कारण बता सकते हो। जब वह पूछ रहा था तब किशन के आवाज में डर साफ झलक रहा था। शौर्य ने एक नज़र किशन को घूर के देखा और बोला, कुछ नहीं, सिर्फ लड़की का चक्कर है,
तेरा बेटा आर्या के पीछे पड़ा था, लेकिन आज मेरी उसके साथ सगाई हुई, वो भी उस लड़की के परिवार वालों की मर्जी से। फिर अभी तेरे लड़के को ये बात पसंद नहीं आए और वो उस लड़की को छोड़कर मुझे दोषी समझने लगा। मैं तो तेरे बेटे को जनता तक नहीं, फिर भी उसमें मुझसे उलझने की ज्यादा चूल मची थी तो उसे मैंने ठंडा कर दिया। इतना कहकर शौर्य सामने वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जब किशन ने ये सुना तो पहले वह बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन तुरंत उसे उन लाशों की याद आई और वह सहम गया। उसने तुरंत किरण के पास जाकर उसे कई सारे थप्पड़ रसीद कर दिए। बेवकूफ लड़के, तुझे इतनी सी भी अकल नहीं है कि तुझे किससे पंगा लेना चाहिए। उठ, उनके पैर पकड़ के माफी मांग अभी के अभी, वरना मैं तेरे पैर भी तोड़ दूंगा। इतना कहकर किशन ने उसे कॉलर से पकड़कर घसीटा और शौर्य के पैरों में फेंक दिया। बेटा, तुम तो समझदार हो, तुम इसे माफ कर दो और मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि इसके बाद वह कभी तुम्हारे रास्ते नहीं आएगा। किरण, जिसका वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके पिता के कहने पर उसने ना चाहते हुए शौर्य से माफी मांगी, पर वह मन ही मन में अपना बदला लेना की सोच रहा था। तभी शौर्य ने अपना हाथ हिलाया और उसे माफ कर दिया। उसके लिए ये तो कीड़े मकोड़े थे। वह वहां से बाहर चला गया। जब शौर्य बाहर चला गया, किशन ने एक गहरी सांस ली और अपने बेटे को खींचकर उस गाड़ी के पास ले गया और उन लाशों को दिखाने लगा। देख इसे, इन 3 लोगों की जान आज तेरी इस बेवकूफी के वजह से गई है। इसके सिर्फ तुम जिम्मेदार हो। अगर मैंने तुम्हें रोका नहीं होता तो तुम्हारी और मेरी लाश भी ये पड़ी होती। तभी उन आदमियों का लीडर पीछे से बोला, मालिक बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस लड़के ने कुछ सेकंड्स में हमारे 3 आदमियों को जान से मार दिया। अगर हम उसे यह नुकसान पहुंचाने के बारे में भी सोचते तो ये कुछ नहीं बचता। तभी किरण बोला, पापा लेकिन मेरा बदला। बेवकूफ लड़के, अभी भी तुझे तेरे बदले की पड़ी है। जरा इन लाशों को देख, उसने इन्हें सिर्फ अपने हाथ से मारा है, किसी हथियार से नहीं, और उसने इन्हें मारते वक्त थोड़ा भी रहम नहीं दिखाया। अगर तू उसके हाथों मरना ही चाहता है तो तू पहले मेरे घर से निकल जा। गुस्से से तमतमाते हुए किशन ने किरण को डांट लगा दी और उसे लेकर वहां से चला गया। एपिसोड 22। शौर्य, जो इस वक्त गोदाम से बाहर निकलकर बाहर आया था, उसने टैक्सी रोकी और सीधा शहर के सबसे आलीशान रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में चला गया। यहां उसके पिता ने एक विला खरीदा था जो सुबह ही उसके नाम पर किया गया था। वह सीधा गेट पर चला गया तो उसे उस गार्ड ने रोका। तभी शौर्य ने उस गार्ड को बताया कि उसका घर अंदर है और वह आज उसके घर पर आया हुआ है। लेकिन गार्ड बड़ा ही ढीठ था। उसने शौर्य के कपड़े देखे और उसे जज करने लगा। शौर्य ने एकदम सीधे साधे दिखाने वाले कैजुअल कपड़े पहने थे। उसे देखकर वह बिल्कुल अमीर लग नहीं रहा था। उस एरिया में रहने वाले लोग अरबपति थे। इधर शौर्य एकदम सीधा साधा लग रहा था। तो गार्ड को लगा ये कोई रात में यहाँ चोरी करने आया हुआ लड़का है, तो उसने शौर्य को सीधे धमकी देने शुरुआत कर दी। देख लड़के, अभी भी प्यार से कह रहे हैं, यहाँ से चला जा वरना तेरी ऐसी हालत करूंगा कि तुझे यहाँ से रेंगते हुए जाना पड़ेगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। क्या बोला अभी तूने? तू मुझे मारने की बात कर रहा है? गार्ड बोला, और नहीं तो क्या, तुझ जैसे लुफा हर दिन यहाँ आते हैं और हम उन्हें अच्छे से मरम्मत करके वापस भेज देते हैं। तभी वहां उस एरिया का सिक्योरिटी इंचार्ज जो राउंड पर था पहुंच गया। उसने ये देखा तो उसने शौर्य से पूछा, क्या आपका घर सच में यहाँ है? अगर है तो कौन सा है और किधर है? शौर्य ने तुरंत उसके विला का नंबर उस गार्ड को बताया। जब गार्ड ने विला का नंबर सुना तो वो हंसने लगा और बोला, अरे छोरे, तुझे बताना होता तो जरा किसी और विला का नंबर बता देता। तुझे पता है वह किसका विला है? वह विला होम सेक्रेटरी दुष्यंत अग्निहोत्री का है। तभी शौर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, आज सुबह तक वह विला उसका था, लेकिन अब नहीं। अगर यकीन ना आए तो तुम उसे फोन करके पूछ लो। गार्ड थोड़ा सा कपका गया और उसने अपने एडमिन मैनेजर को फोन करके सारी बात बताई। एडमिन मैनेजर तुरंत वहां आया और बोला, लड़के, क्या तुम सच बोल रहे हो? अगर ये बात झूठ निकली तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम तो जानते हो होम सेक्रेटरी को इस वक्त फोन करके डिस्टर्ब करने का अंजाम क्या होता है। तभी शौर्य ने घमंड से कहा, तू फोन कर और मेरा वक्त जाया मत कर, उसके बाद अपने डायलॉग मार। मैनेजर ने तुरंत दुष्यंत को कॉल लगा दी। कुछ देर बाद फोन दुष्यंत ने उठाया। तभी मैनेजर ने इधर से सारी बात बताई। उधर से दुष्यंत ने चिढ़कर कहा, हाँ वह मेरा बेटा है और आज सुबह ही मैंने वह विला उसे दिया है, वो वहां पर रह सकता है। जब मैनेजर ने ये कंफर्म किया तो उसका बर्ताव एकदम पलट गया और बोला, सॉरी सर, हम नहीं पता था कि आप दुष्यंत जी के बेटे शौर्य है, मुझे माफ करना। चलिए मैं अभी आपको वहां छोड़ आता हूँ। मैनेजर शौर्य को वहां से लेकर जाने लगा। तभी शौर्य पीछे मुड़ा और पहले गार्ड को देखकर बोला, अगली बार किसके कपड़े देखकर उसकी हैसियत तय मत करना, वरना तू कहीं का नहीं रहेगा।
शौर्य कुछ देर बाद अपने विला पर पहुंचा। उसने अंदर जाकर हर चीज को ध्यान से देखा। पूरा विला वेल डेकोरेटेड एंड वेल फिनिश्ड था। जरूरत की हर चीज उसमें थी। शौर्य को दिल में थोड़ा दर्द हुआ क्योंकि उसके पिता ने इतना पैसा होकर भी उसके कॉलेज के लिए उसने 25,000 देने से इनकार कर दिया था। इतना सोचते ही शौर्य के मन में एक और खुरापत आए और उसने कल का पूरा प्लान सोच लिया और बेड पर सो गया। दूसरे दिन सुबह शौर्य जल्दी उठा और उसने बाहर जाकर अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज की और तुरंत वापस आकर नहाकर तैयार हुआ आज की खुरापात करने के लिए। गेट से बाहर आकर उसने एक टैक्सी पकड़ी और सीधा अग्निहोत्री मैंशन पहुंचा। उसने तुरंत एक नौकर से कहकर दुष्यंत को बुलाया। दुष्यंत भी तुरंत वहां पर आया, लेकिन वह बहुत गुस्से में था। अब क्या लेना चाहते हो मुझसे? मेरी सारी प्रॉपर्टी तो तुम ले चुके हो। अरे तुम भूल गए क्या को तुम मेरे बाप हो? याद है मैंने अपनी कॉलेज की फीस भरने के लिए तुमसे 25,000 रुपये मांगे थे, लेकिन तुमने मुझे देने से मना किया था। जब मैंने तुम्हारा विला देखा तो मुझे एक बात पता चली कि तेरे पास बहुत पैसा है, तो आज मैं तुमसे पैसे मांगने आया हूं। शौर्य ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा। तुझे शर्म नहीं आती अपने पिता से पैसे मांगते हुए? अरे इसमें कौन सी शर्म, तू तो बाप है ना मेरा। तो से पैसे मैं पहले की तरह रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, पैसे निकाल पैसे। जब मैंने तुमसे प्यार मांगा था तो तूने मुझे वो भी नहीं दिया, मैंने कुछ पैसे मांगे वो भी नहीं दिया, अब मैं तुझे वो सब छीन कर ले जाऊंगा। इतना कहकर शौर्य अपना हाथ हिलाया और दुष्यंत उड़कर उसके हाथ में आया। ये देखकर दुष्यंत के लगभग दिल का दौरा आ गया। ये कैसा जादू था जो वो उड़कर शौर्य के हाथ में अचानक पहुंच गया। दुष्यंत कुछ नहीं समझ पाया। शौर्य ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे आज एक कार खरीदी है और कुछ अच्छे अमीरों वाले कपड़े खरीदने हैं और उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। तू देगा ना मुझे पैसे? मुझे कल तुम्हारे वजह से एक मामूली सा सिक्योरिटी गार्ड मेरे कपड़ों से जज कर रहा था, अब तू उसकी भरपाई करेगा। चल मेरे साथ। इतना कहकर शौर्य दुष्यंत को खींचते हुए बाहर ले गया। जब वह पार्किंग एरिया में आए तो शौर्य ने देखा उसकी पुरानी साइकिल जो वह इस्तेमाल करता था वही पड़ी थी। उसने अपनी साइकिल की ओर इशारा करते हुए कहा, देख दुष्यंत, जब बाकी सभी के बच्चे अपनी कार लेकर घूमते थे तो मैं उस खटारा साइकिल को चलाता था। क्या तू इतना भिखारी था कि तू मुझे एक बाइक तक नहीं दे सकता था? चल आज तेरी सारी जेब खाली करूंगा और अब तक का सारा खर्चा तुमसे वसूल करूंगा। इतना कहकर शौर्य ने दुष्यंत को उसी की गाड़ी में बिठाया जो कि लिमिटेड एडिशन ऑडी थी। कार में बैठने के बाद शौर्य बोला, देख तू कितनी लेविश जिंदगी जी रहा था और मैं एक गरीब की जिंदगी जी रहा था। इतना कहकर शौर्य ने उसे एक कार शोरूम पर चलने के लिए कहा। शोरूम पर जाते ही शौर्य ने 3 लिमिटेड एडिशन कारें खरीदी और सारा बिल दुष्यंत के नाम पर डाल दिया। आज पहली बार दुष्यंत को किसी ने उसके घुटनों पर लाया था, वो भी जबरदस्ती, लेकिन वह एक रिप्यूटेड इंसान था तो बाहर वह हंगामा नहीं कर सकता था और घर में वह शौर्य के सामने कुछ बोल नहीं सकता था। अब आगे शौर्य दुष्यंत से क्या करवाने वाला है? क्या दुष्यंत कभी समझ पाएगा शौर्य के दर्द को? कहाँ गई माया? सिस्टम अभी तक क्यों कुछ नहीं बोल रही? उसने नेटवर्क से जुड़ने के बाद क्या किया? एपिसोड 23। शौर्य ने आज अपने पिता से 3 लग्जरी कारें खरीदवाई और फिर वह शोरूम से बाहर आए। इन कारों की कुल कीमत 15 करोड़ से ज्यादा थी, मगर शौर्य ने कोई रहम नहीं दिखाया। चलो अब मुझे कपड़े खरीदने हैं, बचपन से लेकर आज तक तुमने मुझे एक रूमाल भी नहीं दिया तो आज वह भी वसूल किया जाएगा, शौर्य ने दुष्यंत से कहा। फिर वह एक बड़े कपड़ों के शोरूम में चले गए। जाते ही शौर्य ने उसे जो भी कपड़े पसंद आते उन्हें सीधा पैक करवा देता। उसने लगभग सभी टॉप लिमिटेड एडिशन के कपड़े खरीद लिए। उसमें पार्टी वियर, ऑफिस वियर, फॉर्मल, कैजुअल, यहाँ तक कि कुछ अंडरगारमेंट्स भी उसने खरीदे। फिर वहां से वह एक जूतों के शोरूम में चले गए। उसने अपने साइज के हिसाब से सारे जूते खरीद लिए। उसके बाद वे एक लग्जरियस घड़ी के शोरूम में गए। वहां भी शौर्य ने हर उस ब्रांडेड घड़ी को खरीदा। फिर वह थोड़ा शांत हुआ। शौर्य ने शोरूम को अपना विला का एड्रेस देकर सारा सामान डिलीवर करने कह दिया। जब दोनों बाहर आए तभी दुष्यंत का फोन बजा। दुष्यंत ने बिना देखे ही फोन उठाया, तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, दुष्यंत अग्निहोत्री, तूने मेरे भाई के प्रोजेक्ट को मंजूरी न देकर अच्छा नहीं किया, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। आप कौन बोल रहे हैं और किसके प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हो? दुष्यंत ने थोड़ा हैरानी से कहा। मैं बोल रहा हूं गुड्डू यादव, मेरे भाई सत्येंद्र का जो प्रोजेक्ट था तुमने रिजेक्ट किया है ना। देखिए आपके भाई के प्रोजेक्ट में कई सारी कमियां थी तो वह रिजेक्ट तो होगा ही, और रही बात मुझे धमकाने की तो जरा कोशिश करके देख लो, इसके बाद फिर तुम्हारा परिवार गुजरात से गायब करवा दूंगा। दुष्यंत ने भी त्वेष में आकर कहा और फोन रख दिया।
शौर्य जो उसके बगल में खड़ा था उसने भी सारी बातें सुनी थी लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। फिर दोनों अग्निहोत्री मैंशन पहुंच गए। शौर्य जब वापस आया तो देखा दीनानाथ और रागिनी हॉल में ही बैठे हुए थे। शौर्य को देखते ही रागिनी बोली, ये कैसी हरकत है, कोई अपने बाप को घर से जबरदस्ती उठाकर ऐसे लेकर जाता है क्या? तभी शौर्य का पारा चढ़ गया और उसने अपनी मां की तरफ नफरत से देखकर कहा, इसमें कौन सी गलत बात है, मैं तो तेरे पति को शॉपिंग के लिए लेकर गया था। मैंने सोचा बचपन से लेकर आज तक मैंने उससे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी लेकिन उसने कभी मुझे स्वीकारा नहीं, लेकिन आज जबरदस्ती की तो अपने आप मेरे साथ चला आया। तो बताओ इसमें मैंने गलत क्या किया है? जब रागिनी ने ये सुना तो वो बोली, तो क्या तुम्हें लगता है ऐसा करने से तुम्हें हम अपनाएंगे? ये कोई तरीका होता है अपने काम करवाने का? तभी शौर्य बोला, अरे आपको अब एहसास हुआ कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे अपनाएं, पर देर हो गई, अब मैं तुम दोनों से नफरत करता हूं। मुझे अब आप लोगों की कोई जरूरत नहीं, वो तो बस मैं तुम्हारे पति को दिखाने ले गया था कि उसने मुझे क्या नहीं दिया और क्या देना चाहिए था। और हाँ, इससे पहले मैंने तुमसे प्यार से ही अपनाने कहा था, लेकिन क्या तुमने मुझे अपनाया? नहीं ना, तो अब क्यों इतना उछल रही हो? अब तुम मेरे पैरों में गिरकर भी मुझे अपनाने के लिए कहोगी तो भी मैं तुम्हें नहीं अपनाऊंगा। लेकिन मैं तुमसे वो हर बात मनवाऊंगा जो एक माता पिता को अपने बेटे के लिए करनी चाहिए। इतना कहकर शौर्य सामने वाले सोफे पर अपने पैर फैलाकर आराम से बैठ गया। कुछ देर बाद वहां उसके दोनों चाचा आए। जब उसके बड़े चाचा यानी अभि के पिता ने शौर्य को देखा तो वह आग बबूला हो गया और बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? तुझे हमने कब का यहां से निकाल दिया है? बाहर निकल अभी के अभी। एपिसोड 24। शौर्य और दुष्यंत कुछ ही समय में अपनी गाड़ी से कॉलेज पहुंच गए थे। आज कॉलेज में लेक्चर्स रेगुलर स्टार्ट होने वाले थे तो सारा कॉलेज कैंपस बच्चों से भरा पड़ा था। शौर्य ने एक बार पूरी कैंपस को ध्यान से देखा और अपना सिर नकारात्मकता से हिलाया, जिसे देखकर दुष्यंत बोला, शौर्य ये गुजरात के टॉप 3 कॉलेज में से एक कॉलेज है, सेंट जेवियर्स। यहाँ हमारे स्टेट के सबसे अमीर घर के बच्चे पढ़ने आते हैं। मैंने भी अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से की है। यहाँ के कुलपति से मेरी अच्छी पहचान है तो तुम्हारा एडमिशन आसानी से हो जाएगा। शौर्य ने जब ये सुना तो उसने नाराजगी से कहा, अगर आप पहले से ही मुझे अपना मानते और मुझे ये सारी सुविधा दे देते तो आज आपको यहाँ जबरदस्ती आने की जरूरत ना पड़ती। खैर छोड़ो, अब कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर शौर्य प्रिंसिपल केबिन की तरफ चलने लगा। दुष्यंत को भी अब थोड़ा बुरा लगने लगा था। उसका अपना बेटा आज उसे अपने पिता की तरह नहीं बल्कि एक नौकर की तरह देखता है। आज उसे खुद पर शर्म आ रही थी। जिसे वह आज तक कमजोर और नकारा समझ रहा था वह एक ऐसा इंसान था जो किसी को पलक झपकते ही गायब कर सकता था। उसने आज सुबह ही देखा था, शौर्य ने उसे बिना हाथ लगाए हवा में उठाकर अपने पास खींच लिया था। दुष्यंत के लिए बस इतना ही काफी था कि उसके मन में इतना गहरा डर बैठ गया कि वह जिंदगी भर शौर्य के सामने कभी सिर उठा नहीं पाएगा। शौर्य और दुष्यंत प्रिंसिपल केबिन में अंदर चले गए। जब प्रिंसिपल ने दुष्यंत को देखा तो उसने मुस्कुराकर दुष्यंत का स्वागत किया। फिर दुष्यंत ने शौर्य की पहचान प्रिंसिपल से करा दी। उसके बाद प्रिंसिपल ने शौर्य को तुरंत एडमिशन दे दिया और दूसरे दिन से कॉलेज अटेंड करने की इजाजत दे दी। शौर्य हिस्ट्री सब्जेक्ट में मास्टर्स करना चाहता था तो हिस्ट्री के एचओडी से उसकी जान पहचान करा कर दे दी। उसके बाद शौर्य को बाकी सारी फैसिलिटीज के बारे में डिटेल में समझाया। इस कॉलेज के नियम अनुसार नए एडमिशन लिए स्टूडेंट्स को कॉलेज पहले 20 दिनों के लिए कंपलसरी एनसीसी ट्रेनिंग के लिए जाना होता था, लेकिन आज ही एनसीसी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी तो शौर्य इसे पूरा नहीं कर पाया। शौर्य ने सारी बातें ध्यान से सुनी और उन्हें अपने दिमाग में नोट कर लिया। सारी प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद शौर्य और दुष्यंत घर के लिए निकले। जब उनकी कार में हाईवे पर निकली तो शौर्य ने महसूस किया कि उन पर हमला होने वाला है। उसने तुरंत अपने पिता को गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए कहा। दुष्यंत स्पीड कम करने ही वाला था कि तभी एक बुलेट सीधा ड्राइवर साइड के दरवाजे के कांच पर आकर लगी, लेकिन कार की कांच बुलेट प्रूफ थी तो उसने ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। दुष्यंत ने यह देखा तो वह पूरी तरह सदमे में आ गया। उसने बाहर देखा तो एक जैसी दिखाने वाली 3 काले रंग की होंडा सिटी गाड़ियां उसके अगल बगल थी और उसमें कई सारे गुंडे हाथ में बंदूक लिए गाड़ी रोकने के लिए कह रहे थे। दुष्यंत को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी शौर्य ने उसे गाड़ी रोकने के लिए कहा। यह सुनकर दुष्यंत मानो पागल हो गया हो और वो बोला, शौर्य तुम पागल हो गए हो क्या? उनके हाथ में बंदूकें हैं, वो भी असली वाली। क्या तुम मरना चाहते हो क्या? तभी शौर्य ने शांति से कहा, तुम सिर्फ गाड़ी रोको और अपनी आंखों से देखो कि कौन मरने वाला है।
दुष्यंत ने फिर ना चाहते हुए गाड़ी रोकी, तभी शौर्य ने उसे अंदर रहने को कहा और खुद बाहर आ गया। तभी सामने वाली गाड़ियों में से कई सारे गुंडे निकले। उनकी संख्या लगभग 20 के आसपास थी और उन सभी के हाथों में मशीन गन, पिस्टल्स और रिवॉल्वर थी। तभी उनमें से एक आदमी ने कहा, ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? दुष्यंत को बाहर बोला, तेरा इस बात से कोई संबंध नहीं तो तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना तुझे भी उसके साथ ऊपर पहुंचा देंगे। जब शौर्य ने उनकी बात सुनी तो उसने पूछा, तुम लोग दुष्यंत को क्यों मारना चाहते हो? उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुझे इससे क्या? तू यहाँ से निकल जा और दुष्यंत को बाहर बुला, वरना तुझे गोलियों से छलनी करके रख देंगे। एक आदमी जो सबसे आगे खड़ा था शौर्य से बोला। शौर्य थोड़ा मुस्कुराया और बोला, वो क्या है ना, लोग कहते हैं कि दुष्यंत मेरा बाप है और मैं उसका बेटा हूँ। वैसे वो मरे या जिए इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस बात इतनी है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि उस दुष्यंत ने ऐसा भी क्या किया है कि तुम लोग उसे इतने सारे हथियार लेकर आए हो। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे तुम तो वही हो ना जिसे दुष्यंत ने अपना बेटा होकर भी कभी अपना बेटा माना नहीं। मुझे तुम पर बहुत दया आती है बॉस, तुमने जो आज तक सहा उसे सुनकर मेरे दिल में भी बहुत दर्द हुआ था। कोई माँ बाप अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर भी मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, तुम्हारे बाप ने हमारे मालिक गुड्डू यादव को बहुत नाराज किया है और उसने उन्हें धमकी भी दे डाली कि वह पूरे यादव परिवार को गुजरात से गायब कर देगा। तो हमारे मालिक ने दुष्यंत को गायब करने का काम हमें सौंपा है। जब शौर्य ने ये सुना तो शौर्य ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाए और बोला, थैंक यू बॉस तुम्हारे हमदर्दी के लिए, लेकिन मैं दुष्यंत के लिए इतनी आसान मौत नहीं चाहता। तुम्हारे बॉस को जाकर बता दो कि उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। दुष्यंत का ठुकराया हुआ बेटा उसे हर दिन नर्क के दर्शन कराएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जब दुष्यंत ने ये सुना वो मन ही मन शौर्य को गली देने से रोक नहीं सका। ये कैसी औलाद है जो अपने बाप को तड़पते हुए देखना चाहती है? वैसे ये मेरे कर्मों के फल हैं, मैं उसे दोष नहीं दे सकता। एपिसोड 25। एक सुनसान हाईवे पर एक कार को 5 होंडा सिटी गाड़ियां घेर कर खड़ी थी। गाड़ियों के बाहर एक 20 साल उम्र का लड़का लगभग 20 आदमियों से घिरा हुआ था। जो गाड़ी घिरी हुई थी वह एक लिमिटेड एडिशन हाई एंड ऑडी कार थी जो बुलेट प्रूफ थी। उस कार के अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी डर कर बैठा था। ये दुष्यंत था और बाहर निडर होकर खड़ा लड़का शौर्य था। जब शौर्य ने उन लोगों को जाने के लिए कहा तो लीडर पहले हैरान हुआ, फिर वो जोर से हंसने लगा और बोला, बच्चे तुझे क्या हमारे माथे पर चू लिखा हुआ दिख रहा है क्या? हम पागल नहीं है जो तेरी बात मानकर वापस चले जाए। अब चुपचाप यहाँ से निकल जा और दुष्यंत को हमारे हवाले कर दे। जो तेरे साथ दुष्यंत ने किया है इसीलिए तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, वरना उसका बेटा होने के लिए हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। जब शौर्य ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कुराहट आ गई और वो बड़े आलस के साथ बोला, मैं अगर ठान लूं कि मैं यहाँ से न जाऊं तो मेरा बाप भी मुझे यहाँ से जाने के लिए कह नहीं सकता। रही बात तुम मुझे खत्म कर दोगे, इससे बड़ा जोक मैंने कभी नहीं सुना। बच्चे लगता है तुझे तेरे बाप से पहले ऊपर जाने की जल्दी है। बॉज पहले इसे निपटा दो फिर उसके बाप को निपटाएंगे। इतना कहकर उस लीडर ने अपनी गन निकाली और शौर्य पर तान दी और वो ट्रिगर दबाने ही वाला था कि शौर्य वहां से गायब हुआ। जब वो वापस दिखाई दिया तो वो उस लीडर के सामने था और उसकी गन शौर्य के हाथ में थी। शौर्य ने बिना कुछ सोचे उस गन को सीधा उन लोगों पर तान दिया और धड़ाधड़ गोलियां चला दी। उस आदमी के आसपास खड़े उसके साथी कुछ समझ पाते उसके पहले ही शौर्य के गन से निकली गोली उन्हें आखिरी नींद सुला चुकी थी। शौर्य ने एक ही झटके में 15 लोगों को जान से मार दिया। जब उस आदमी को होश आया तो देखा उसके लगभग सभी साथी मारे जा चुके थे। तभी शौर्य ने अपने हाथ की खाली गन फेंककर एक आदमी के सिर पर मार दी जो उसके सिर में गहराई तक घुस गई। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। उन्होंने तुरंत अपना होश संभालते हुए शौर्य पर निशाना साधा और गोली चला दी, लेकिन ये सारी गोलियां शौर्य पर उन्होंने चला दी तो देखा कि शौर्य के सामने सारी गोलियां हवा में तैर रही थी। तभी एक आदमी बोला, बाप रे, ये तो मैट्रिक्स वाला सीन है। शौर्य इस बात पर हल्का मुस्कुराया और फिर उसने अपना हाथ हिला दिया और सारी हवा में लटक रही गोलियों ने तुरंत उन 3 लोगों को छलनी कर दिया। अब सिर्फ उनका लीडर जो अब डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा था वही जिंदा बचा था। गाड़ी के अंदर बैठा दुष्यंत जिसने ये भयानक दृश्य देखा था वो और भी सदमे में चला गया। उसका नकारा बेटा जो इतना ताकतवर है कि गोलियां भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कैसी बदनसीबी है कि ऐसे ताकतवर बेटे को उसने जन्म से नकारा था। अब उसे अपने आप पर हंसी आ रही थी। शौर्य जिसने ये सब किया था वो अपने दोनों पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हुआ और लीडर को देखकर बोला, अब तुम जाकर उस गुड्डू यादव को मेरा मैसेज देना, दुष्यंत को उसे मारने की जरूरत नहीं है,
उसका बेटा ही काफी है और फिर भी उसे ऐसा लगता है कि मैं दुष्यंत को मार नहीं पाऊंगा तो उसे मुझसे मिलने भेज देना, मैं उसका इंतजार करूंगा अग्निहोत्री मैंशन पर। इतना कहकर शौर्य ने उस लीडर के सिर पर हाथ रखा। उसने उसके सिर में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का अंश छोड़ दिया था। यह एक ट्रांसमीटर की तरह काम करती थी। इसके वजह से शौर्य उस आदमी की सारी बातें सुन सकता था। इसके बाद शौर्य ने आपके हाथ में एक काले रंग की लहराती हुई चीज प्रकट कर दी। ये नर्क की अग्नि थी। शौर्य ने उसे उन पड़ी लाशों की ओर उछाल दिया। जैसे ही वह आग उन बॉडीज को छुई तो सारी बॉडीज धीरे धीरे गायब हो गई, यहां तक कि वहां पर खून के निशान भी नहीं बचे। फिर शौर्य मुड़ा और दरवाजा खोलकर अपने पिता को पीछे बैठने के लिए बोलकर खुद ड्राइवर सीट पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और सीधा अग्निहोत्री मैंशन की ओर चला गया। उधर उसके पीछे बैठा दुष्यंत डर से कांप रहा था। आज उसने मौत का नंगा नाच अपनी आंखों से देखा था। उसका मामूली सा दिखने वाला बेटा पलक झपकते ही 19 आदमियों को मौत के घाट उतार चुका था। इतनी बेरहम मौत तो भगवान किसी दुश्मन को भी न दे। दुष्यंत ने कई गहरी सांसें ली और खुद को स्टेबल करने की कोशिश की। कुछ देर में दुष्यंत और शौर्य अग्निहोत्री मैंशन पर पहुंच गए। गाड़ी से उतरते ही शौर्य ने दरवाजा खोलकर दुष्यंत को नीचे उतारा और ठंडी आवाज में बोला, अगली बार किसी से पंगा लो तो सिर्फ धमकाओ नहीं, एक्शन भी लिया करो। हर कोई सिर्फ धमकी से डरने वाला नहीं होता। इतना कहकर शौर्य अंदर चला गया। उसके पीछे दुष्यंत भी मुंह लटकाकर अंदर आया। जब रागिनी ने उसका लटका हुआ मुंह देखा तो वो बोली, दुष्यंत क्या हुआ आपको, आपका चेहरा इतना उतरा क्यों है? क्या शौर्य ने आपके साथ कुछ किया तो नहीं? तभी दुष्यंत भरी आंखों से रागिनी को देखते हुए बोला, आज शौर्य ने मेरी जान बचाई, आज उसकी वजह से मैं जिंदा हूं, मुझ पर आज हमला हुआ था। इसके बाद दुष्यंत ने सारा घटनाक्रम रागिनी को सुना दिया। जब रागिनी ने पूरी बात सुनी उसकी आंखों में बेबसी और खुद के लिए नफरत साफ झलक रही थी। इधर शौर्य को अग्निहोत्रियों ने एक स्पेशल कमरा दिया था। शौर्य को एक राजकुमार की तरह ट्रीट किया जा रहा था। नौकरों में भी उसकी बहुत दहशत थी। उसने उनमें से एक रिया को कुछ ही पल में ऊपर पहुंचा दिया था। सभी नौकर चाकर शौर्य से दूरी बनाकर रहते थे। शौर्य आराम से अपने सोफे पर बैठा था, तभी उसे सिस्टम की आवाज सुनाई दी। क्या बताना चाहती थी सिस्टम? इतने दिनों तक सिस्टम क्या कर रही थी? और वह तलवार की आत्मा शौर्य के पास कितने दिनों तक रहने वाली है? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सिर्फ योर स्टोर 2.0। मेरे प्रिय मित्रों, आगे की कहानी जानने के लिए लाल डिब्बे पर जोर से मुक्का मारिए।